गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वाले वीडियो तक हमने जनरल एंट्रीज करना सीखा था कि किस तरीके से हम जनरल एंट्रीज करते हैं। नाउ आज के इस वीडियो में हम कंपनी के अकाउंट्स के अंदर इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स नाम का हमारा टॉपिक है, जिसमें आज हम उन जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। बट उससे पहले हम पिछले वाले टॉपिक का यानी कि जनरल एंट्रीज को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा एक बार जो है अपने माइंड में याद आ जाए और आप अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपसे अच्छे से हो जाए। बट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आज आपके लिए एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ कि जैसे ही हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वैसे ही मैं आपको 1000 क्वेश्चंस की लाइव यहाँ पे जो है वो कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और वो 1000 जो होंगे वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगा। ऑफकोर्स 10,000 जैसे ही सब्सक्राइबर हो जाते हैं तब हम क्या करेंगे कि ये सारी चीज़ें करेंगे, बट ये सारी चीज़ें हम करेंगे कोर्स के कंप्लीट होने के बाद, ताकि हम ओवरऑल जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सब का एक ये चीज़ें बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और अभी जितने ज़्यादा अपने आपके दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इस जो फ्री लेक्चर्स है लॉकडाउन के अंदर, कोरोना पेंडेमिक के अंदर, उनका ये बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले कई लोगों का जो कमेंट आता है और कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या इतनी सारी जनरल एंट्रीज हमें याद करनी है, या इनका कोई तरीका है याद करने का, या किस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। तो देखिए, जनरल एंट्रीज कभी भी याद नहीं करनी है। आपको 11th क्लास में भी समझाया गया था कि जनरल एंट्रीज कभी याद नहीं की जाती है। जनरल एंट्रीज का क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें दी जाती है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताई जाती है और आपको करना ये होता है कि उन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना होता है और उन कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको जनरल एंट्रीज बनानी होती है। जैसे क्या कहा जाता है कि जो आता है उसे आप डेबिट करो और जो जाता है उसे क्रेडिट करो। इसी तरीके से जो एसेट है उनको आप जब उनमें इंक्रीज होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ कोई अगर एसेट है और अगर उसमें इंक्रीज होगा तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो लाइबिलिटी होगी अगर वो डिक्रीज होगी तो हम इसे क्या करेंगे, तब भी इसे हम इसे डेबिट करेंगे। वहीं अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तब इसे क्रेडिट किया जाएगा, और अगर ऐसे डिक्रीज हो रही है तब इसे क्रेडिट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर थी। पर्सनल अकाउंट के अंदर भी इस तरीके का ही हमारा जो था रूल बना हुआ था, तो आप 11th क्लास में एक बार जाकर के इसे समझ सकते हैं। अब जनरल एंट्रीज में सीखने से पहले आपको एक बार प्रोसेस पूरा माइंड में होना चाहिए। प्रोसेस क्या था हमारा शेयर का, कि भाई सबसे पहले जो है कंपनीज जो है वो अनाउंस करती है कि भाई मेरे शेयर है, और मैं मतलब कंपनी का मतलब क्या हो गया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे अनाउंस करते हैं मार्केट में जाकर के। मार्केट यानी कि कौन सा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जिसे हम बोल सकते हैं। वहाँ जाकर के अनाउंसमेंट क्या की जाती है, अनाउंसमेंट ये की जाती है कि सर जितने भी आम नागरिक है, जस्ट ए मिनट, तो जितने भी आम नागरिक होते हैं उनसे ये अनाउंसमेंट की जाती है कि हमारी कंपनी के शेयर सब पब्लिक है और आप में से जो भी इच्छुक है वो खरीद सकते हैं, और ये अवेलेबल होंगे फलाना दिनांक से, डेट से। मान लीजिए लेट से कि हम कहते हैं कि आपके जो शेयर्स है, हमारे जो शेयर है वो अवेलेबल होंगे 10 जून से, और ये अवेलेबल रहेंगे 12 जून तक। दैट मीन्स क्या हुआ कि आप 10 जून से लेकर के 12 जून तक कभी भी हमारे शेयर्स परचेज कर सकते हो हमसे, ठीक है। ये इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। अब कई सारे लोग जिनको भी उन कंपनी के शेयर खरीदने होंगे, जिनको भी लगता है कि ये कंपनी आगे जा करके और ग्रो करेगी और हमें अच्छा प्रॉफिट देगी, वो क्या करेंगे, इस कंपनी में निवेश करेंगे या इस कंपनी के शेयर खरीदेंगे। एक ही बात हो गई। तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले करते हैं अप्लाई, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आपके थ्योरेटिकल लाइफ में किस तरीके से चल रहा है वो आप एक बात देखिए। प्रैक्टिकल में भी वो अप्लाई करते हैं, बट मैं आपको बताऊँगा। बट यहाँ पर आप ध्यान से रखिए कि सबसे पहले वो करते हैं अप्लाई। अब अप्लाई की जेन्युइननेस देखने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे कुछ पैसा भी पेमेंट करना पड़ता है। अब देखिए, जब उन्होंने अनाउंस किया तब कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जब उन्होंने अनाउंस किया कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ये एक इवेंट था, इवेंट की कभी भी कोई चीज़ होती नहीं है। एक इवेंट था, यानी कि हमने बोला भी हाँ ठीक है, आप में से जो भी इच्छुक है वो आकर के हमारे शेयर्स खरीद सकता है, इसको कुछ हम बोलेंगे नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब लोगों ने अप्लाई करना चालू किया। अप्लाई करने के समय भी कुछ भी एंट्री नहीं होती अगर वो कुछ पेमेंट नहीं करते, लेकिन यहाँ हम उनसे कुछ पेमेंट ले रहे हैं। कुछ पेमेंट क्यों ले रहे हैं कि कल को मान लो उन्होंने अप्लाई तो कर दिया, बाद में हमारा काम बढ़ा दिया लेकिन उन्होंने शेयर नहीं लिए, तो हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए, ताकि अगर वो शेयर ना ले तो हम उस एप्लीकेशन मनी को अपने पास ही रख लें। तो हम उसे बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन। नो एंट्री क्या होती है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, बैंक, यानी कि पैसा आ रहा है। अब पैसा चूँकि देखिए कोई भी आपको कैश में नहीं देगा, ऑटोमेटिकली बैंक के थ्रू ही आता है। तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक, यहाँ पे क्लियर। अब उसके बाद जैसे ही हमारा यानी कि 12 जून हो गया और इस डेट को हमारा लगभग एंड हो चुका है, ठीक है, मतलब एंड हो चुका है, और अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि इनको शेयर एप्लीकेशन को हमें डालना है।
तो अब हम क्या करेंगे कि उस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अब हम उसको क्या करेंगे शेयर कैपिटल में, क्योंकि अब इन सब ने अप्लाई किया, इन सबको हमें शेयर देना है, तो अब हम इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। दैट्स इट, यहाँ हो गया। अब अगली बार क्या होगा, अगली बार हम उनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। यानी क्या, अब हमने उनको शेयर अलॉट कर दिए, उनके पास शेयर आ गए हैं, अब उनके बाकी जो पैसे हैं उनसे हम मांगे जाएंगे। अब सेकंड नंबर पे आता है शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ पे पहली एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखिए शेयर कैपिटल के समय में हमने पहले पैसा लिया था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमारे शेयर होल्डर्स कौन कौन होंगे, जबकि शेयर अलॉटमेंट के समय हमें पता है कि हमारे ये शेयर होल्डर्स होंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले उनसे पैसा मांगेंगे, और हम ये मान के चलते हैं कि ये आगे जाकर के हमें पैसा दे देंगे। ठीक है, इनमें से कोई डिफॉल्टर नहीं होगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंट्री की जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक लाइबिलिटी है, और चूंकि एक बिजनेस के लिए तो एक लाइबिलिटी है ना, क्योंकि वापस से उसमें पेमेंट करना है शेयर कैपिटल का, और आपको पता है बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी होती है। तो इसीलिए जब भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो क्या होती है, वो क्रेडिट होती है, इसलिए शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं। उसके बाद जब पैसा आएगा तब वापस से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है जो कि खत्म हो जाता है उसी साल। हो सकता है ये एक से ज़्यादा साल चले। मान लीजिए आपने मार्च में जो है एप्लीकेशन लगवाया था, लेट्स से कि हम यहाँ पे 10 मार्च को करते हैं। ठीक है, 10 मार्च को आपने एप्लीकेशन के लिए बोला, 10 से 12 मार्च के लिए। अब मार्च में एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट आपने अप्रैल में मांगा, तो एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जा सकता है। ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट। बट मैं आपको कहता हूँ कि ये नॉर्मली क्या होता है, एक दिन में सेटल कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है, मतलब एक साल के अंदर सेटल हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नॉमिनल अकाउंट। चलिए, उसके बाद वापस से वही फर्स्ट कॉल आएगा। फर्स्ट कॉल में भी आप सिंपल कर सकते हैं, सेकंड कॉल में भी आप इसी तरीके की सिमिलर एंट्रीज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको बताएंगे करके, ताकि इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आए। पहला है क्वेश्चन जो ये है, जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन नहीं रहा है, ये रहा। हाँ, ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक for the subscription out of its share capital payable as ₹4 on application, ₹3 on allotment and the balance on first and final call। ठीक है, फर्स्ट हमारी जो है फाइनल है, हम सेकंड या थर्ड नहीं मांगेंगे, फर्स्ट में ही फाइनल है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन आए 40,000 शेयर्स के लिए आए, और द कंपनी मेड द अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट इन फुल, पूरा अलॉटमेंट किया गया। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड, यानी कि वो पूरा पैसा भी हमने रिसीव कर लिया है। गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सिंपल है। चलिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक इसका समराइज जो है वो बना सकते हैं, मैं केवल रफ कार्य के लिए आपको बना रहा हूँ। हमारे पास पैसा कितना आया, एप्लीकेशन पे 3 रुपये आए, अलॉटमेंट पे कितना आया, जस्ट ए मिनट, एप्लीकेशन पे 4 रुपये आया, और अलॉटमेंट पे 3 रुपये आया, और अब इन्होंने कहा है बैलेंस, तो 10 रुपये का एक शेयर था, बैलेंस कितना बचा, 4 3 7, तो 3 रुपये बैलेंस बचा, तो ये आया हमारा फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, ये हमारा पैसा आया। शेयर्स कितने थे, 40,000। अब आपको पता चल जाएगा कि हमें कितने कितने रुपए से एंट्री करनी है। एप्लीकेशन की एंट्री कितनी हो जाएगी, 1,60,000 से, आई एम राइट, एंड ये हो जाएगी 1,20,000 से, और ये हो जाएगी हमारी 1,20,000 से, और टोटल हमारा जो शेयर कैपिटल है वो कितना आ जाएगा, 4 लाख। नाउ यहाँ पे हम हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें इसको कैसे करना है। सबसे पहले इस तरीके से आपकी टेबल बनी हुई रहेगी, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर आपने लिखा डेट, देन पर्टिकुलर, मेरी थोड़ी राइटिंग जो है वो इस पर ख़राब आती है। जनरल फोलियो, सॉरी लेजर फोलियो, डेबिट एंड जस्ट क्रेडिट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसा आएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, तो हम क्या करेंगे, मैं ये नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन आपको जब आप करते हैं एंट्रीज तब आपको लिखनी है अपनी बुक्स में, और एग्ज़ाम में तो ज़रूर लिखनी ही है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके भी मार्क्स आपके काटे जा सकते हैं। मेरे जब 100 में से 96 आए थे मेरे 12th क्लास के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय मेरा यही हुआ था कि मेरे जो नरेशंस थे, 1 मार्क्स के नरेशन, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने नरेशन नहीं लिखे थे, एक आंसर में, एक सोल्यूशन में, उसका मुझे 1 मार्क्स कटा था। तो मेरे को जहाँ तक पता है कि 2 मार्क्स तो मेरे जो है वो एक क्वेश्चन मेरा पूरा गलत हो गया था, उससे वजह से कटा था। 1 मार्क्स मेरे को लगभग नरेशन की वजह से कटा था, और 1 मार्क्स मेरा शायद किसी और अदर पर्पज़ की वजह से कटा था। इस तरीके से 4 मार्क्स कटे थे, अदरवाइज मेरे 96 आए थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ 100 मार्क्स लाना पॉसिबल है अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं। नो बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपको क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
नाउ एंट्री कितने से होगी, एंट्री होगी 4 रुपीज़ हमारे एप्लीकेशन पे थे और 40,000 शेयर्स थे, तो 1,60,000, क्योंकि 40,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया था और सभी को अलॉटमेंट भी कर दिया गया था। तो अब इसकी उल्टी हो जाएगी एंट्री, क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी हमारी। ये एंट्री क्या कहती है कि आपने शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ये आपको नरेशन में भी लिखना है, ये अमाउंट वापस से 1,60,000 से। ठीक है, ये हो गया। अब ये हम यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं और लेट नीचे थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, फिर अब सेकंड जो एंट्री होगी हमारी, सॉरी थर्ड एंट्री जो हमारी होगी वो अलॉटमेंट के लिए होगी। अगर यहाँ पे डेट दी हुई रहती है कि कब एप्लीकेशन किया, कब एप्लीकेशन एंड हुआ, तो यहाँ जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उसकी आप एंट्री कर सकते हैं, यहाँ एप्लीकेशन एंड की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा कब ड्यू किया, कब कब रिसीव हुआ, उसकी एंट्री उस हिसाब से डेट आप लिख सकते हैं अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ तो। अदरवाइज ठीक है, आप डेट का कॉलम खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं 1 2। ठीक है, तो जैसा आपकी इच्छा है, डेट का कॉलम बनाना जरूर है आपको, ताकि उनको पता रहे कि फॉर्मेट किस तरीके से बनता है और आपको आता है। ठीक है, तो शेयर सेकेंड एंट्री क्या होगी हमारी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हमने लोगों से यानी हमारी जो शेयर्स होल्डर्स थे उनसे हमने पैसा मांगा। कितना मांगेंगे हम, 3 रुपीज़ पर शेयर, 1,20,000। आपको स्क्रीन जो सॉरी अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आप पीछे जाइए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा ताकि ध्यान रहे। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ, वो एनसीईआरटी का है एक क्वेश्चन। ठीक है, वो मैंने लिया है यहाँ पे 1,20,000। ठीक है ना, उसके बाद आपको शेयर कैपिटल को जो है आपके पास पैसा आएगा, तो चूँकि पैसा आएगा तो शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 1,20,000। ठीक है, देखिए लास्ट में हम एक चीज़ और सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना। लेकिन कोई मुझे यहाँ पे बैलेंस शीट बना सकते हैं, यहाँ पे कोई मुझे बैलेंस शीट बना करके दिखा सकता है इस यहाँ तक क्या। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या है कि हर एक एंट्री पे बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए, क्योंकि अब आप 12th क्लास में आ गए हो। तो यहाँ पे मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो गया, तो यहाँ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आएगा नहीं। एक शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा जो कि 1,60,000 से, और एक बैंक अकाउंट है 1,60,000 से। ठीक, ये दो हमें रखने हैं। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया, और वापस से शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट बचे, वो उसी में ऐड हो जाएंगे, अलग से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ बैलेंस शीट आपकी बन जाएगी। एक तरफ आ जाएगा शेयर कैपिटल और 1,60,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ जाएगा 2,80,000। एंड इधर आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट जिसमें आपका पैसा पड़ा है 2,80,000। तो हर एक जनरल एंट्री के बाद आप बैलेंस शीट बना सकते हैं, और बैलेंस शीट हर एक जनरल एंट्री के बाद मिलेगी, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपने इक्वल लिया है। तो एक साइड डेबिट आता है, एक साइड क्रेडिट आता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आपको हर एक एंट्री के बाद बैलेंस शीट बना सकते हैं। कभी भी आपको अगर कभी भी बोला जाए कि इस एंट्री के बाद बना दीजिए, आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि अब आप 12th में आ गए हैं। ठीक है, अब आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री मैं होमवर्क में देता हूँ, और आपको ये बताना है कि फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे होगी। ठीक है, ये आप अपने होमवर्क में करिएगा, सेम अलॉटमेंट की एंट्री के हिसाब से, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस होंगी नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। उसका नाम है टर्म ऑफ इशू। टर्म ऑफ इशू ये क्या है और ये क्या कहता है, ये चीज़ समझिए। देखिए, शेयर जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने जितने 10 रुपये बोले थे उतने पे ही इशू किए जाएंगे। हमने भी हमारे एग्जाम्पल में, अगर आपने नहीं सुना है तो आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं, दूसरा वीडियो देख सकते हैं। उनमें मैंने अपने एग्जाम्पल में समझाया है कि पहले हमने जब 2 फ्रेंड चालू कर रहे थे तब उन्होंने 10 रुपये में शेयर लिए थे। ठीक है, तो जो 10 रुपये थे जो हमने वहाँ पे डिसाइड किए थे, इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। लेकिन जब बाद में तीसरा फ्रेंड उनके पास आया तब उन्होंने इसकी वैल्यूएशन की, और तब उनको पता चला कि ये जो वैल्यू है वो ₹100 हो गई है। ठीक है, तो ये जो ₹100 में इन्होंने इशू किए हैं ये कहलाता है इशू प्राइस, और ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इशू प्राइस। नाउ इशू प्राइस के ऊपर ये है कि अगर इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एट पार इशू करना, यानी इशू ऑफ शेयर एट पार, यानी कि फेस वैल्यू के बराबर पर ही जो है इशू कर दिया गया। तो ये हमने जो एंट्री सीखी थी वो ये एंट्री है, पार पे किस तरीके से हमें जनरल एंट्री करना है। जब हमने 2 फ्रेंड ने हमारे शेयर्स लिए थे उस समय की ये एंट्रीज हो गई। लेकिन
अब हमने जब देखा था कि जो इश्यू प्राइस है वो कई बार ज़्यादा भी होती है, और ऑफकोर्स ये ज़्यादा ही होती है फेस वैल्यू से। जितने भी ये निकल के आते हैं उनमें फेस वैल्यू से ज़्यादा ही निकलती है, क्योंकि वैल्यूशन थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो फेस वैल्यू से जब ज़्यादा है तब हम क्या करेंगे, इसको इश्यू प्राइस को बोला जाएगा कि ये जो इश्यू है ये किया गया है प्रीमियम पे। और ऑफकोर्स जब भी इशू से कम प्राइस पे किया जाता है, लेट से कि 5 रुपये पे अगर इशू किया जाता है तो वो कहलाता है डिस्काउंट। लेकिन हमारे जो इंडियन लॉ है उसमें डिस्काउंट पे इशू करना प्रोहिबिटेड है, मना है, आप डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते। अगर आपको डिस्काउंट पे इशू करना पड़ता है घर जाइए, आपको इशू करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नो, अब जब भी हमें प्रीमियम पे इसको करना पड़ता है तब हमें एक एंट्री सीखनी होती है, और वो है प्रीमियम का हम किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे, ख़त्म। उसके अलावा हमें कुछ नहीं है। नो, फेस वैल्यू हमें पता है कि 10 रुपये है और 100 रुपये हमारा इशू प्राइस है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हमारा जो अब यहाँ अगर आप देखेंगे प्रीमियम कितना हो गया, 90 रुपीज़। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया हमने, फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस, ये हमारा क्या हो गया, प्रीमियम हो गया, 90 रुपीज़ हो गया। अब ये 90 रुपीज़ आपके क्वेश्चन में कहाँ लिया गया है, ठीक है। ये 90 रुपीज़ हो सकता है आपसे एप्लीकेशन पे ले, हो सकता है आपसे अलॉटमेंट पे ले, और हो सकता है आपसे ये फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल एंड सो ऑन, जब भी फाइनल कॉल आती है तब तक आपसे लिया जा सकता है। अब हम जो अभी एंट्रीज सीख रहे हैं उसमें हम ये मान रहे हैं कि ये जो प्रीमियम का पैसा है वो अलॉटमेंट पे लिया है, क्योंकि आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप करेंगे उसमें ज़्यादातर प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पे लिया जाता है। तो हम यहाँ पर भी अलॉटमेंट पे ही एज्यूम करके आंसर्स जनरल एंट्रीज सीखते हैं, ठीक है। अब जनरल एंट्रीज कैसे करते थे, जब हमारा कोई प्रीमियम नहीं होता था तब हम क्या करते थे, हम 2 एंट्री करते थे। पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जब हम ड्यू करते थे, और दूसरी एंट्री हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। तो जो पहली एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डाल देना है, क्योंकि हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं, ठीक है। हम उनसे बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट के टाइम पे आप हमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी दो। तो आपको क्या करना है, जब भी आप शेयर कैपिटल वाले में करो, ठीक है, जब भी आप ड्यू करो अमाउंट, तब आपको क्या करना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी डाल देना है। और अब जो पूरा पैसा आएगा वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा। और पहले ही आपने शेयर अलॉटमेंट को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 अकाउंट ओपन दिखेंगे, पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है शेयर कैपिटल अकाउंट और तीसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आपके 2 अकाउंट का तो हमने समझ लिया था, शेयर कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आ जाता है और बैंक अकाउंट जो है हमारा एसेट साइड में आ जाता है। व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका क्या करेंगे, ये लाइबिलिटी साइड में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। आपको सबको पता है रिजर्व एंड सरप्लस हमारा हेड होता है, कैपिटल के जस्ट नीचे ही आता है, तो उस हेड के अंदर ये आता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब समझते हैं नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। डिस्काउंट में मैंने एंट्री दी हुई है, बट ये आपको कभी पूछेगा नहीं क्योंकि ये अलाउ नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए पूछते नहीं है। आप देख सकते हैं, आपकी बुक्स में देख सकते हैं, मैंने दिया हुआ है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो पैसा आता है आप ले सकते हैं बाकायदा, लेकिन इसके यूज कुछ लिमिटेड है। आप इसके इस तरीके से नहीं है कि आप ये जो पैसा है ये कहीं पर भी यूज़ कर लो, ठीक है। सरकार ने इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, और ये रेस्ट्रिक्शन कहाँ दी हुई है, कंपनीज एक्ट में दी हुई है, बट आपको भी पूछा जाएगा। तो अब समझते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा केवल कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। देखिए शेयर कैपिटल का जो पैसा है वो आप कहीं पर भी लगाओ, ऑफकोर्स जुआ ये इनमें नहीं लगाना है। शेयर कैपिटल का पैसा आप बिजनेस में कहीं पर भी लगा सकते हो। आपको अगर कुछ सैलरी का पेमेंट करना आप वहाँ लगा दो, अगर आपको कुछ एसेट खरीदनी है वहाँ लगा दो, जहाँ मर्जी आप लगा सकते हो। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप इस तरीके से नहीं लगा सकते, आपको कुछ करना पड़ेगा और आप उसी जगह पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा लगा सकते हो। पहली चीज़ है टू इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। जो बोनस शेयर होते हैं उनको आप इशू कर सकते हैं, कि इनको आप एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, यानी कि जब आप कंपनी बनाते हो उससे पहले के जो एक्सपेंस है उनको राइट ऑफ करने के लिए, आपके खुद के शेयर्स को खरीदने के लिए वापस से, ठीक है, उसमें अगर आपको कोई भी पैसा देना है तो वहाँ पे, अगर आपने जब आप वापस से खरीद रहे हो तब आप जो प्रीमियम देते हो, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपये, वापस से जब आपने बेचोगे यानी कि अपने शेयर्स वापस से आप बेच दोगे, ठीक है, तब आपको जो प्रीमियम देना पड़ेगा रिडम्पशन पे, वो आपको यहाँ पे ले सकते हो। या फिर आप जो कमीशन और डिस्काउंट दे रहे हो शेयर इशू के ऊपर, उसके अंदर भी आप उसे राइट ऑफ कर सकते हो। ये होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज। एंट्रीज हमने सीख ली। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, उससे पहले हम इसका थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 35,000 शेयर्स थे, इक्विटी शेयर, जो कि 10 रुपये ये थे, उनको इशू किया गया जिनमें 2 रुपये प्रीमियम था, यानी कि हमारी जो इशू प्राइस है वो कितनी हो गई, 10 + 2 12 रुपीज़ इशू प्राइस हो गई।
अब ये जो 12 रुपीज़ है इश्यू प्राइस, ये क्या है, एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपये हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस है। तो यहाँ पे 3 रुपये यहाँ है, 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि टोटल 5 रुपये इन्होंने ले लिए, 5 3 8, यानी कि 4 रुपये हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे निकालेंगे। तो ये चीज़ भी आपको निकालना आना चाहिए एग्जाम में। आप यहाँ पे गड़बड़ नहीं कर सकते कि 5 3 8 हो गए, यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि जो 5 रुपये यहाँ पे बताए गए हैं इसमें 2 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है। अगर यहाँ पे लिखा होता है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, दैट मीन्स यहाँ फिर 8 आते, ठीक है, सॉरी यहाँ टोटल 8 हो जाती है, यहाँ 2 आ जाते हैं, एंड 5 + 2 रुपये से एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट की। ठीक, अब हम एंट्री करते हैं, यहीं पे एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और ये एंट्री हो जाएगी 3 रुपीज़ 35,000, कितना आएगा 105, 1,05,000, 1,05,000। नाउ सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये भी हो जाएगा 1,05,000 से। उसके बाद आपको शेयर अलॉटमेंट की करनी है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू, यहाँ पे आपको बोलना नहीं है, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की भी एंट्री करनी है, प्रीमियम अकाउंट, और ये एंट्री आप करोगे कितने से, 5 रुपीज़ से इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है 5 रुपीज़, यानी कि 1,75,000 से हो जाएगा। शेयर कैपिटल में हम केवल यहाँ पे 3 रुपीज़ ही डालेंगे, 1,105, यानी कि 1,05,000, और बाकी के 2 रुपये यानी कि 70,000 हम क्या डालेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंड नाउ फर्स्ट कॉल की एंट्री हम करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये हो जाएगी 1,40,000 से, क्योंकि हमें 4 रुपये इश्यू करने हैं, 1,40,000। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और ये हो जाएगी हमारी 1,40,000 एंड 1,40,000। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं आपको बैलेंस शीट इस तरीके से बनाना सिखा रहा हूँ, बाद में हम कंपनी के थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है उसमें भी हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से बैलेंस शीट बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ शेयर कैपिटल लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 35,000, यानी कि 10 रुपीज़ 3,50,000, आप टोटल कर सकते हैं, यही आएगा। फिर आया सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमने कितना लिया था 70,000 का, 2 रुपीज़ पर शेयर, 35,000 शेयर, और इधर आ जाएगा बैंक अकाउंट, और वो आ जाएगा 4,20,000, आप टोटल कर सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, 4,20,000, और इधर भी 4,20,000 हमारी बैलेंस शीट मिल गई, और इस तरीके से आप बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अलग फॉर्मेट सिखाऊंगा, उसमें आपको बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, बट आप रफ में देख सकते हैं कि बैलेंस शीट इस तरीके से बनाई जा सकती है। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम समझेंगे कुछ और चीज़ें। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस, गुड डे, गुड बाय।